तो ये आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये HCV का वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन लिखा है व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट यूज हो रहा है। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द वायलेट फ्रिंज। वायलेट का वेवलेंथ ये दिया है विच ओवरलैप विद रेड फ्रिंज। क्वेश्चन पहले एक बार समझ लीजिएगा। देखो तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो और कुछ लोग सॉल्व भी कर सकते हो, हमको पूरा विश्वास है क्योंकि YDSC पर बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए। ये YDSC apparatus है, दोनों स्लिट S1 S2 है। ये सपोज करो ओरिजिनल सोर्स होगा और इस पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा होगा। ये जो सोर्स है ये व्हाइट लाइट का सोर्स है, ये साफ साफ लिखा है। ये सोर्स कैसा है? व्हाइट लाइट, मतलब इससे सब वेवलेंथ निकल रहा होगा। तो ये सोर्स भी व्हाइट लाइट का होगा, इससे भी सब वेवलेंथ निकल रहा होगा। जितना भी वेवलेंथ है वायलेट से लेकर के रेड तक, सबका सेंट्रल मैक्सिमा तो यही रहेगा क्योंकि पाथ डिफरेंस तो यहीं पर 0 है। लेकिन वायलेट का फर्स्ट मैक्सिमा यहां होगा जबकि रेड का फर्स्ट मैक्सिमा यहां होगा, क्योंकि वायलेट का फ्रिंज विड्थ कम होता है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d। कैपिटल D और स्मॉल d तो सब वेवलेंथ के लिए सेम है, लेकिन लैम्डा सबके लिए सेम नहीं है। जो वायलेट है उसका लैम्डा कम होता है, तो वायलेट V1 मान लेते हैं। वायलेट का ये पहला मैक्सिमा है और ये R1 मान लेते हैं। रेड का पहला मैक्सिमा है, तो रेड का पहला मैक्सिमा ऊपर होगा, वायलेट का पहला मैक्सिमा नीचे होगा, दोनों ओवरलैप नहीं करेगा। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये सपोज करो वायलेट का दूसरा मैक्सिमा और ये सपोज करो रेड का दूसरा मैक्सिमा। उसके बाद इस तरह से वायलेट और रेड, वायलेट से लेकर के रेड तक सब फ्रिंज इसमें होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ओवरलैप विथ रेड फ्रिंज। वायलेट का कौन सा मिनिमम ऑर्डर, क्या पहला ऑर्डर वायलेट का रेड से ओवरलैप करेगा? नहीं। दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा, कौन सा ऑर्डर सबसे पहले ओवरलैप करेगा? मतलब वायलेट और रेड दोनों एक जगह होते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि वायलेट का एनमा, nth ऑफ वायलेट एंड pth ऑफ रेड। रेड का पीमा वायलेट के एन में से ओवरलैप कर गया, तो वायलेट का एनमा जो है उसका हाइट कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? तो कहोगे n इंटू फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट। और रेड का पीमा का डिस्टेंस कितना होगा? p इंटू फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड। वायलेट का फ्रिंज विड्थ कैपिटल D लैम्डा वायलेट बाय d और इसका कैपिटल D लैम्डा r बाय d। n बाई p इज इक्वल टू लैम्डा r बाय लैम्डा b। और लैम्डा r है 700, लैम्डा b है 400, तो कितना हो जाएगा? 7/4। मतलब वायलेट का 7वां फ्रिंज और रेड का 4था फ्रिंज, ये दोनों पहली बार ओवरलैप करेगा। यहां से 7 वायलेट और 4 रेड एक ही जगह पर होगा। उसके बाद अगली बार कहां ओवरलैप करेगा? 14th वायलेट का 14th रेड के 8th से। उसके बाद वायलेट का 21 रेड के 12th से एंड सो ऑन। तो तुमसे कह रहा है कि सबसे पहली बार, क्योंकि यहां पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ वायलेट, तो वायलेट का मिनिमम ऑर्डर क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि इसको तो आप कट कर नहीं सकते, इंटीजर तो यहीं तक रहेगा। यानी वायलेट का कौन सा ऑर्डर होगा? 7वां ऑर्डर, तो मिनिमम ऑर्डर 7, तो आंसर इसका 7 होगा। क्वेश्चन लिखा है, ये HCV का क्वेश्चन नंबर 37 है। अ पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वाटर फिल्म। ये वाटर फिल्म है, इस वाटर फिल्म का थिकनेस दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर और पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है।
कैसे? नॉर्मली फाइंड वेवलेंथ इन विजिबल रेंज विच आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, विच आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड। देखिए लास्ट क्लास में आपको ये बताए थे कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो रे है उसमें इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन है, ये बताए थे। ऐसे समझाए थे कि देखो ये अगर कोई भी एक फिल्म है और इस पर लाइट ऐसे इंसिडेंट करता है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। इसके बाद फिर से यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ रिफ्रैक्ट होगा, ऐसे उसके बाद फिर ऐसे आएगा। इस तरह से इनफाइनाइट बार रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होगा। अगर तुमसे पूछें कि ये और ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, इसके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन है, या इसके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सब जगह दुनिया में एक ही होता है कि नेट पाथ डिफरेंस जो होगा वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो इसके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है वो निकालना सिखाए थे। नॉर्मल, अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है? 2 म्यू जी टी। बिल्कुल लाइन याद नहीं रखते हो, ठीक। ये देखो ये लाइट तो यहां से ऐसे, अरे भाई इसमें कितना होता है, तो ये यहां से ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा तो 2 म्यूजिक नहीं होगा, तो 0 कर। ये लाइट यहां आया फिर यहां से ऐसे गया फिर यहां से ऐसे आया, तो एक तो यहीं से रिफ्रैक्ट होकर गया, दूसरा यहां से रिफ्रैक्ट होकर गया, तो इसके बीच में पाथ डिफरेंस होगा 2 म्यू। अच्छा ये वाटर का है, ये फिल्म किसका है? वाटर का, तो 2 म्यू डब्ल्यू इंटू टी। अब ये पता करो कि सोर्स पर फेज डिफरेंस होगा कि नहीं। ये सोर्स है, मतलब ये सोर्स है, इस पर फेज डिफरेंस होगा कि नहीं। तो बताए थे कि इसका फेज अगर 0 है तो इसका भी फेज 0 होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में फेज चेंज नहीं होता है। ये रिफ्लेक्शन है लेकिन यहाँ फेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैसा रिफ्लेक्शन है? सॉफ्ट सरफेस से। यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ भी 0 होगा, मतलब सोर्स पर फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो नेट पाथ डिफरेंस दोनों रिफ्रैक्टेड में इतना ही है। और स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड का मतलब ये, स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस कितने के बराबर? n लैम्डा। तो ये एक लाइन टेबल लिखना था, पूरा एक लेक्चर 2 घंटे का यही बात समझाने में लगाए थे। अब इसमें तुमसे पूछा रहा कि कौन सा वेवलेंथ क्या क्या होगा, इसमें ये बताना है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 म्यू डब्ल्यू टी बाय n। This is 2 mu w 4/3 और thickness 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर है ना जी, डिवाइडेड बाय n। अब इसको नैनोमीटर में चेंज कर दो, तो 4 दूना 8/3 n और ये होगा 10⁻⁻6 इंटू 1000 नैनोमीटर। 10⁻⁻6 है और -9 करना है तो 1000 से गुना भागा देना पड़ेगा ना। ये सबको समझ आ गया? इसका मतलब 8000/3n ये होगा। अब n का वैल्यू आप स्टार्ट करिए, 0 तो रखेंगे नहीं n का वैल्यू। n का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो थिकनेस 0 हो जाएगा, तब तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो n कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। n का वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे तो 8000/3। लैम्डा का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है लिख रहे हैं? 8000/3, दूसरा है 8000/6, तीसरा है 8000/9 एंड सो ऑन। अब तुम इसमें से मैच करो कि इस रेंज में कौन सा आएगा, 400 से 700 के बीच में। ये कितना आएगा? 8000 है, कितना आएगा इसका? 266
ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 2600 हो गया, आपको तो 700 चाहिए। अच्छा हम लोग एक काम करें, इसका रिवर्स कैलकुलेशन कर लें। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब लेमडा का वैल्यू 400 रख दीजिए और एन निकाल लीजिए। रिवर्स कैलकुलेशन इसको करें। लेमडा का वैल्यू अगर 400 रख दें तो ये होगा 4000 बाई 3n, 8000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से कट गया तो 20 हो गया। तो n का वैल्यू हो गया 20/3। 20/3 का मतलब 6.66। उसके बाद लेमडा का वैल्यू 60,000 रख दो, 700। दिस इज 8000 बाई 3n। तो n का वैल्यू हो जाएगा 80/21। तो कितना, 20 चौका 4 से थोड़ा सा कम ही आएगा, 4 से कम आएगा, तो 3.95 मान लेते हैं, 4 से थोड़ा। तो n का वैल्यू इस दोनों के बीच ही में होगा ना। तो n का वैल्यू इस दोनों के बीच में क्या क्या हो सकता है, 4, 5, तो आप 4, 5, 6 रख के निकाल लीजिए। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा दूर तक। तो पहले एक बार 4 रख दो, फिर 5 रख दो, फिर 6 रख दो, 3 ही आंसर आएगा। लेमडा का वैल्यू n = 4 पर कितना होगा, तो 4 रखेंगे तो ऊपर 2000/3। उसी तरह से लेमडा का वैल्यू n = 5 रखेंगे तो 5 से 16, 50, 5 कर देंगे तो 1653। ये होगा। और एक और निकाल लीजिए, लेमडा एट n = 6। तो ये 3 वैल्यू आएगा। n = 6 पर कितना आ रहा है, 4 नैनोमीटर। ये 3 वैल्यू आएगा। क्वेश्चन है, अ पैरेलल beam of light wavelength 560 nanometer fall on a thin wire film. This is a thin wire film. Refractive index 1.4. What should be minimum thickness? इसका thickness suppose T है, of the film so that it strongly reflect. इसका minimum thickness क्या होगा जिससे कि लाइट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो जाए। ध्यान दो जरा, क्वेश्चन में ये लिखा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर फॉल करता है। नॉर्मली तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग नॉर्मली ही लेंगे, एंगल दिया हुआ नहीं है तो कैसे लेंगे, नॉर्मली। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ दिया है और इसका थिकनेस जिससे कि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो। ये देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ 2 बार। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो पाथ डिफरेंस दोनों में कितना होगा, 2μt। ये पाथ डिफरेंस हुआ। और सोर्स पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, +λ/2। या तो प्लस लिख दो या तो माइनस लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। ये नेट पाथ डिफरेंस इतना होगा। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कितना होना चाहिए, L। यही इक्वेशन केवल लिखना है। इस इक्वेशन में आपको ये देखना है कि λ/2 कब ऐड करना है कब नहीं करना है। आपको थिकनेस निकालना है, L λ माइनस λ/2 डिवाइडेड बाय 2μ = T। अब T का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो T मिनिमम कब होगा, जब n मिनिमम हो। क्या n का वैल्यू 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि तब T नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1। तो λ माइनस λ/2 = λ/2, तो λ/4μ। λ है 560 नैनोमीटर, 4μ
तो टर्म टू का 16, हंड्रेड नैनोमीटर ये मिनिमम थिकनेस होगा। देखो अ वाइल्ड फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 is placed on water of refractive index 4/3. A light of wavelength 560 nanometer is incident on wire film. Find minimum thickness first part for strong reflection, second part for strong refraction, आप लोगों के सामने देखिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका इंटरफेरेंस देखो, एक लाइट तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा यहां आया, फिर रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकला, तो 2 म्यूटी तो तुमको दिख गया, 2 म्यूटी पाथ डिफरेंस तो साफ साफ दिख गया। अब फेज डिफरेंस में देखिए, ये लाइट जो इंसिडेंट हुआ और जो पहला रिफ्लेक्शन हुआ ये वाला, इसके बीच में फेज डिफरेंस तो पाई हो गया, क्योंकि हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है। हार्ड सरफेस किसको कहते हैं? जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, तो ये चेंज तो पाई भाई, इसका 0 है तो इसका पाई हो गया। अब देखो इसका और इसका जो रिफ्रैक्ट हुआ उसके बीच में 0, इसके और इसके बीच में क्यों पाई? क्योंकि ये सरफेस हार्ड सरफेस है, इसका 1.2 है और इसका 1.33 है, तो यहां भी रिफ्लेक्शन कैसे हुआ है? हार्ड सरफेस से, तो इस वाले का पाई, और इसका 0 मतलब चेंज नहीं होगा, तो इसका भी पाई लिखेंगे, रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होगी। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये पाई है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी पाई है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। इस दोनों के बीच में सोर्स पर फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। मतलब सोर्स पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है का मतलब नेट पाथ डिफरेंस इतना ही है। तो नेट पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी हो गया, तो ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करे, तो इसके लिए क्या कंडीशन? एन लेम्डा। तो आपको टी मिनिमम निकालना था ना, तो टी का वैल्यू हो जाएगा एन लेम्डा बाय 2 म्यू, और टी मिनिमम आपको निकालना है तो होगा लेम्डा बाय 2 म्यू कर दीजिए। म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ध्यान दें। तो लेम्डा है 560 नैनोमीटर 2 म्यू, तो 2.4 ये आंसर। चलिए देखिए, यहाँ हमको केवल कंडीशन लिखना है और तुमको ध्यान ये देना है कि भाई हार्डर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि सॉफ्टवेयर से हो रहा है। ध्यान से देखो, ये वाला लाइट रे आया, पहली बार रिफ्रैक्ट हुआ, कोई बात नहीं, होने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकला, उसके बाद फिर ये वापिस जाएगा ऐसे, और फिर रिटर्न होकर के फिर वापिस आएगा ऐसे। तो दोनों में इसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो कहोगे 2 म्यू टी, ये तो हो गया। अब उसके बाद फेज चेंज के कारण देखिए, इसका अगर 0 है तो इसका कितना? 0, इसका कितना? 0। रिफ्रैक्शन में फेज चेंज होता नहीं है।
अब देखो ये जो रिटर्न होकर के ऐसे गया, इसका फेज चेंज कितना, पाई, क्योंकि कैसा रिफ्लेक्शन हुआ है, हार्ड सरफेस से, तो ये पाई हो गया। अब यहां पर जब आया तो उसके बाद फिर से ये रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, तो ये वाला सरफेस कैसा है, सॉफ्ट सरफेस है, तो यहां पर कोई फेज चेंज नहीं होगा। मतलब इसका पाई है तो इसका भी कितना रहेगा, पाई ही रहेगा, और इसका पाई है तो इसका भी कितना रहेगा, पाई ही रहेगा। इसका मतलब दोनों रिफ्रैक्टेड रे के बीच में नेट फेज डिफरेंस कितना है, पाई। इसका मतलब सोर्स पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा, तो प्लस लैम्डा इज इक्वल टू एल। टी मिनिमम निकाला, इसका वैल्यू 1 लेंगे, तो लैम्डा बाय 4। तो क्वेश्चन ये है एससीबी का 33 नंबर। इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये एक कार्डबोर्ड है जिस पर 2 स्लिट बनाए हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है। यहाँ से ये स्क्रीन 1 है जिसका डिस्टेंस कैपिटल डी है। इस स्क्रीन पर 2 यहाँ पर पिन होल किए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ स्क्रीन पर, S3 एंड S4, जिसके बीच का डिस्टेंस Z है। इसके बाद एक और स्क्रीन रखे हैं D डिस्टेंस पर। तो इस स्क्रीन के लिए ये दोनों क्या बिहेव करेगा, सोर्स जैसा बिहेव करेगा। यहाँ से जितना भी लाइट निकलेगा और यहाँ से जो भी लाइट निकलेगा उसका इस पर इंटरफेरेंस होगा। ये स्क्रीन 2 है जिसमें कि यहाँ से लाइट निकल करके इंटरफेरेंस हो रहा है। आपको बताना है फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन 2। ये जो सेकेंड स्क्रीन है इस पर जहां पर भी मैक्सिमा होगा और जहां पर भी मिनिमा होगा उसका रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा। पहला केस है Z इक्वल टू डी लैम्डा बाय 2D, इसका वैल्यू डी लैम्डा बाय 2D रखा गया है। तब अभी ये सोर्स और ये सोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी सेम है। कुछ नहीं कहा गया तो सेम नहीं मानेंगे। अगर इसका इंटेंसिटी I0 है, इसका भी I0 है, और यहां पर कोई भी स्लिट नहीं रहता, सपोज ये स्क्रीन रहता, तुमसे पूछते कि यहां पर इंटेंसिटी कितना होगा, तो आप कहते 4I0 होगा, ठीक है ना जी। और यहां से Z ऊपर, Z कितना है, डी लैम्डा बाय 2D। डी लैम्डा बाय 2D का क्या मतलब, W बाय 2, क्योंकि इस स्क्रीन पर फ्रिंज विड्थ कितना होगा, डी लैम्डा बाय डी, तो डी लैम्डा बाय 2D का मतलब W बाय 2। यहां से W बाय 2 ऊपर इंटेंसिटी कितना होगा, 0। अब हम कहें कि यहां पर तुम एक स्लिट बना दो, मतलब एक पिन होल कर दो, यहां भी एक पिन होल कर दो, तो इसका मतलब ये एक सोर्स जैसा बिहेव करेगा जिसका की इंटेंसिटी कितना है, 0। मतलब वो एक डार्क सोर्स जैसा बिहेव करेगा, मतलब वो सोर्स नहीं है। और ये एक सोर्स जैसा बिहेव करेगा, यहां से लाइट जो बाहर निकलेगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, 4I0। ये 4I0 और ये 0। अब यहां पर इंटेंसिटी, इस पर भाई, अब इसका इधर का काम आप छोड़ दीजिए। आप मान लो कि ये 2 सोर्स है, एक का इंटेंसिटी 4I0 है, एक का इंटेंसिटी 0 है। तो बताइए कि यहां पर जो मैक्सिमा बनेगा, जहां पर भी मैक्सिमा बने उसका इंटेंसिटी कितना होगा। तो कौन सा, देखिए अगर दोनों का सेम रहता है तब तो 4I0 कह देते हैं मैक्सिमा को, लेकिन दोनों का सेम नहीं है तब क्या होता है मैक्सिमा के लिए। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। आई मैक्स कितना होता है, I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट का होल स्क्वायर, और आई मीन कितना होता है, I1 अंडर रूट माइनस I2 अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो भाई I1 ये है, I2 कितना है, 0 है, तो I2 को अगर 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो तो I1 बाई I1 कितना होगा। अरे भाई यहाँ तो कोई इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, अगर केवल एक, ये तो सोर्स नहीं है ना, सोर्स ऑफ 0 इंटेंसिटी का क्या मतलब, सोर्स नहीं है। आप मान लो ये बंद है, बोलो, तो केवल एक सोर्स है, तो एक सोर्स से लाइट यहां निकले, यहां आए, यहां आए, एक ही सोर्स है, तब इंटरफेरेंस थोड़ा होगा, तब तो सब जगह इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ आया।
तो सब जगह इंटेंसिटी सेम होगा, इसलिए रेशियो इतना। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में जेड का वैल्यू दिया है डी लेमडा बाई डी, का मतलब डब्ल्यू। यहां से यहां तक डिस्टेंस डब्ल्यू है, तो ये जो स्लिट करेंगे यहां पर भी इंटेंसिटी कितना होगा, 4I0। अब ये दोनों सोर्स का इंटेंसिटी 4I0 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा 16I0। अगर I0 है तो मैक्सिमम 4I0 हुआ ना, 4I0 है तो मैक्सिमम कितना होगा, 16। अब यहां से देखो 4I0 का स्क्वायर करोगे तो यहां पर आएगा 16I0। तो ऊपर हो गया 16I0 और नीचे कितना हो गया, 0, क्योंकि दोनों बराबर है, तो रेशियो कितना होगा। थर्ड केस में दिया है जेड का वैल्यू डी लेमडा बाई 4D, का मतलब W बाई 4। बोलो डिस्टेंस W बाई 4 है, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, ना होशियार तो हो, फिर क्या दिक्कत। थर्ड पार्ट है, लिख दो आंसर। ये 4I0 का अंडर रूट प्लस 2I0 का अंडर रूट का होल स्क्वायर, 4I0 अंडर रूट माइनस 2I0 अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। आंसर बोलिए। इसका कैलकुलेशन आप करिए, आप होशियार लोग हैं। इसका कैलकुलेशन करोगे तो I0 अंडर रूट को तो दोनों तरफ से उड़ा देते हैं, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 4 का मतलब 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। 2 प्लस रूट 2 बाई 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, रूट 2 हो गया 1.4, तो 2 और 1.4 3.414, और नीचे 2 में से इतना घटा दो तो पॉइंट, अच्छा ऐसा करते हैं ना, 3.4 और नीचे 0.7 कर देते हैं, इसको 1.4 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए। इसका स्क्वायर तो 34/7, 7 1 4 और 4 28, 4.28 और 6 4.8। आप 5 से थोड़ा सा कम, 4.8 का स्क्वायर, सॉरी नीचे 0.6 हो गया, तो 17/3, 3 से 3 चक्का 18, 6 से थोड़ा कम, तो 36 से थोड़ा कम, 34। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है कि ये एक प्लेन मिरर है जिसका विड्थ है ये 5 सेंटीमीटर, और इस एंड से 110 सेंटीमीटर पर ये एक स्क्रीन रखा है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर 1 मिलीमीटर ऊपर एक सोर्स रखा है, पॉइंट सोर्स। इस सोर्स का वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। सोर्स का वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। ये सारा चीज आपको दिया है। इसको लॉयड मिरर हम लोग कह सकते हैं या प्लेन मिरर कह सकते हैं। जरा क्वेश्चन लिख लीजिए। अ लॉयड मिरर एज शोन इन फिगर LLOYDS, Lloyd's mirror. A Lloyd's mirror shown in figure illuminated by monochromatic light. Monochromatic light. As shown in monochromatic light. Full stop. Find the fringe width on a screen. Fringe width on screen.
and width of interference pattern on a screen. यहां से जो लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा प्लेन मिरर के इस एंड पर, वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा, और दूसरे एंड पर ऐसे जो इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा, और इसको हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ये पहले बताया था ना प्लेन मिरर में, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर रहेगा तो उसको ये इमेज नहीं दिखेगा, इसके बीच में रहेगा तभी उसको इमेज दिखेगा। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। जितना भी रेज इस पर इंसिडेंट होगा वो सब रिफ्लेक्ट होने के बाद पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहीं से पास करेगा। तो एक सोर्स ये हो गया, दूसरा सोर्स ये हो गया। अब देखो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, या ध्यान से देखो, तो एक तो लाइट यहां से डायरेक्ट ऐसे आएगा और एक लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, तो दो तरह से लाइट यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वहां इंटरफेरेंस होगा, यहां भी इंटरफेरेंस होगा, यहां भी इंटरफेरेंस होगा। लेकिन इस पॉइंट से नीचे क्या यहां इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि यहां पर एक ही लाइट आएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट वहां नहीं पहुंच सकता है क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। तो इससे नीचे इंटरफेरेंस नहीं होगा और इससे इस पॉइंट से ऊपर भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस तो केवल ए से बी तक ही होगा। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन। इस स्क्रीन पर जितना, इस स्क्रीन के जितने विड्थ में इंटरफेरेंस होगा वो विड्थ कितना होगा, मतलब ये वाला विड्थ कितना है। और पहला पार्ट क्या है, फ्रिंज विड्थ। अब इसमें हो सकता है कि भाई ये एक फ्रिंज हो, दो फ्रिंज हो, तीन फ्रिंज हो, चार फ्रिंज हो, बहुत सारा फ्रिंज हो सकता है इसमें। तो इसमें फ्रिंज विड्थ कितना होगा, फ्रिंज विड्थ एंड विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, इस दोनों में फर्क है। ये वाला विड्थ कितना है, ये सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है, और फ्रिंज विड्थ कितना है, ये फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट के लिए तो कुछ है ही नहीं, फ्रिंज विड्थ का तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, डी लैम्डा बाय। ये डी क्या होता है, कहां से, दोनों स्लिट से। ये दोनों स्लिट का प्लेन ये है। अब YDSC में कैसे निकालते थे, ऐसे इसको आप कार्डबोर्ड मान लो, एक स्लिट यहाँ, दूसरा स्लिट यहाँ, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मिलीमीटर, और इससे इस स्क्रीन का ये डिस्टेंस कितना है, 5 और 5 10 और 110 120। तो कैपिटल टी हो गया 120 सेंटीमीटर। वेवलेंथ आपको दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, और स्मॉल डी कितना हो गया, 2 मिलीमीटर। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, तो 2 से काट देंगे तो 60 हो जाएगा, और यहाँ सेंटी और मिली कटेगा, एक 10 बच जाएगा ना, तो ऊपर चला जाएगा तो 10 तो 10⁻² to 10⁻3, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना लिखते हैं, 600 कैसे लिखाएंगे, 120 into 10⁻² और 2 into 10⁻3 into 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इससे इसको काटेंगे तो 10⁻1 न बचेगा, इसको